नमस्कार। आप सभी का सुभाष सर के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर रहेगा फिजिक्स का, उसके बारे में कैसे तैयारी करनी है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या हमें उसकी स्ट्रेटजी रखनी है और क्या उसके अंदर अपने को सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में आपके सामने मैं लेके आया हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर। सब्जेक्ट अपना रहेगा फिजिक्स का। सब्जेक्ट अपना किसका रहेगा? फिजिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिनमें नंबर 1 रहेगा आपका सिलेबस, नंबर 2 रहेगा सजेशन बुक की कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है और कौन कौन सी बुक हमें नहीं पढ़नी है, कितनी ज्यादा डिटेल में पढ़नी है और कितनी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी डिटेल रहेगी और कौन कौन सी ऊपर ऊपर से अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, तीसरा रहेगा कि अब एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है और उसके बाद में इस एग्जाम पैटर्न के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपके सामने इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? सिलेबस के बारे में। अगर सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सिलेबस है आपका वो किस प्रकार से डिवाइड रहता है, किस प्रकार से आपका सिलेबस है वो डिवाइड रहता है। तो इसमें आपका एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल रहता है। कौन सा लेवल रहता है? सीनियर सेकेंडरी लेवल। दूसरा आपका रहता है ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा लेवल रहता है आपका? ग्रेजुएशन लेवल। की ग्रेजुएशन लेवल पर अपने पास क्या क्या चीज आती है। ठीक है, तीसरा रहता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी लेवल का। किसका रहता है? पीजी लेवल। और सेकंड पेपर में फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है साइकोलॉजी का। किसका बनता है? साइकोलॉजी का, जो कि आपको जीके वाले पेपर के अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। तो कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका आरपीसी द्वारा जारी किया गया नया सिलेबस है, जिनमें आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस मिलेगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस मिलेगा और जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 11वीं क्लास, देखो सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 11वीं और 12वीं क्लास। तो 11वीं और 12वीं क्लास का टोटल जितना भी सिलेबस लगता है वो अपने को पूरा का पूरा डीपली स्टडी करना है। यहाँ से 11वीं और 12वीं क्लास का जो पैटर्न रहता है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और इससे लगभग 55 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। पहले फिक्स थे 55, लेकिन अब नहीं है, अब है वो पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो कुछ एक टॉपिक जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये आपका 11वीं क्लास का है, जिसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करना होता है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, मोशन इन 1D 2D और 3D, तीनों मोशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में वर्क, उसके बाद में क्या आएगा अपना, इसी के अंदर लॉज ऑफ मोशन दे दिया अपने को, इसी चैप्टर के अंदर अपने को फ्रिक्शन भी दे दिया, फ्रिक्शन के अंदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन दे दिया और लॉज ऑफ फ्रिक्शंस दे दिया। उसके बाद में वर्क, एनर्जी और पावर वाला टॉपिक रहेगा। सिंपल टॉपिक है एकदम, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। रोटेशनल मोशन रहेगी, ऑसिलेटरी मोशन रहेगी, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों की अपने को प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी कि केडीजी के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडिएशन, ये पोर्शन यहां तक रहता है 11वीं क्लास का। ये जो इतना भी आपको कवर करना है वो 11वीं क्लास की बुक से आपको यहां से थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद में 11वीं 12वीं क्लास का स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद में कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी 10th यूनिट रहेगी। 11th यूनिट के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसी के अंदर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और इसी में करेंगे अल्टरनेटिव करंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स आता है, वो आपको पता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल, देखो स्पेशल नाम लिखा हुआ आ गया ग्रेजुएशन लेवल। अब यहां से ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बीएससी के बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला यूनिट है वो अपना लगता है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर हम लोग एमजीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमजीएस यूनिवर्सिटी के अंदर पहला और जो दूसरा पेपर है वो रहता है अपना मैकेनिक्स के अंदर, पहला और दूसरा पेपर रहता है अपना मैकेनिक्स के अंदर, और तीसरा पेपर है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले पेपर में अपने को इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम एसेट्रा अपने को डिस्कस करने पड़ेंगे। कहां तक डिस्कस करने पड़ेंगे? बेंडिंग मोमेंट एंड शियरिंग फोर्सेस, यहां तक अपने को डिस्कस करना है। ये आपको
एमजीएस यूनिवर्सिटी की पहली और बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली और दूसरी बुक के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएगी। फिर वेव एंड ऑसिलेशन ये आपकी बीएससी के अंदर ही बीएससी फर्स्ट ईयर का ही पार्ट लगता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले 3 जो आपको यूनिट दी है ये तीनों के 3 यूनिट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मिल जाती है। अगर आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना लगता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये बीएससी सेकंड ईयर का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस, ये आपका बीएससी फाइनल, मैं एमजीएसयू के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, वहां से देखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस है, ये भी आपका बीएससी फाइनल से रहेगा। ये कहां से रहेगा? बीएससी फाइनल से। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में ऑप्टिक्स, ये वापस बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर बनता है। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये बीएससी फाइनल ईयर के आपका सेकंड पेपर से रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आपको, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में अपने को ज्यादा डीप से नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट अपने को यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा अपने को डीप में पढ़ना नहीं। इसके लिए बहुत सारी बुकें आती है, जैसे एच के दास वगैरह हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें एस.सी. वर्मा की बुक होगी। अगर फॉरेनर राइटर की बात करें तो ग्रिफिथ्स की अच्छी बुक आती है, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो ये रहेगा अपना सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस के बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो स्टडी करने के लिए आप लोग आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग इसको सर्च करके आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा डिटेल में चाहिए आपको कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ लगता है, तो उसके बारे में आपको आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाने पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सिलेबस नया वाला लेना है, पुराने वाले सिलेबस के अंदर एक खास बात थी, उसमें 55, 55, 10 और 30 ऐसे क्वेश्चन डिसाइड थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी का पार्ट लगता है, जहां से 30 क्वेश्चन कुल मिलाकर बनेंगे। 30 क्वेश्चन कुल मिलाकर बनेंगे, कहां से? साइकोलॉजी होगी, पेडागोजी होगी और इसके अलावा हो गया अपना आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि इसके बारे में बुक सजेशन कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर यानी कि जीके वाले क्वेश्चन के लिए आरबीडी के द्वारा जनरेट हमारी सुभाष सर की एक किताब है जिसका नाम है चैटल पब्लिकेशन। चैटल, यहाँ से आपको मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ और कितना अपने को पढ़ना है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस बुक से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपना जो पोर्शन रहेगा वो कौन सा पोर्शन रहेगा वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 पोर्शन रहेगा अपना 11th एंड 12th, जिसको हम लोग सीनियर सेकेंडरी लेवल कहते हैं। कौन सा रहेगा? 11th का रहेगा और किसका रहेगा? 12th का रहेगा। तो इसके लिए एक तो हो जाएगी अपनी जो बोर्ड की बुक्स होती है, वो बोर्ड की बुक है वो आपको इनिशियल आपका बेस तैयार करेगी, वो आपको आपका केवल और केवल बेस तैयार करने के लिए ही महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा वहां से नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जो 11th 12th की बुक है उसमें एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल दिए हैं, वो सारे के सारे आपको डिस्कस करने हैं, वो सारे के सारे आपको देखने हैं कि भाई किस तरीके से किस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। ये तो आपका हो गया नॉर्मल, आपका फाउंडेशन तैयार होगा। अब ये जो 11th 12th है इसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा डीपली, इसके बारे में अपने को डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ने के लिए 11वीं और 12वीं की बुक्स है वो पर्याप्त नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है 11th 12th के, यानी कि 11वीं 12वीं की बुक पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो उनको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में जो नीट, एक तो होता है अपना नीट का एग्जाम, किसका एग्जाम होता है? नीट का, और एक होता है अपना आईआईटी जेईई का एग्जाम। तो यहां से आपके जो पीछे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, या आपके पास नोट्स भी होंगे इनके पास, आपने कभी भी अगर अपने भूतकाल में अगर नीट और आईआईटी की जब भी तैयारी की तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, या इसके और भी अदर अपने पास ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ऑनलाइन हम लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी पब्लिकेशन है जैसे अरिहंत हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूथ पब्लिकेशन हो गया, इसके अलावा आरपीएससी नाम से भी एक किताब जनरेट होती है सेकंड पेपर के लिए, तो वहां से आप लोग इनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस एग्जाम को फाइट करने में सहायता करेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 11th 12th की बुक्स होगी जो बीएसईआर यानी कि अपना राजस्थान बोर्ड जनरेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर अपने को डीप स्टडी के लिए जरूरी रहेगा कि नीट और आईआईटीज के जो पीछे के प्रीवियस ईयर
के जो अपने क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे आपको मिल जाएंगे 33 साल के पुराने पेपर या 35 साल के पुराने पेपर, तो उन पेपरों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। प्रैक्टिस एक बार नहीं, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। एक बार करने से फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तैयार नहीं होता। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। कौन सा लेवल होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास सेकंड पोर्शन जो रहता है वो रहता है ग्रेजुएशन, यानी कि यूजी का। किसका रहता है, यूजी का। तो यूजी के अंदर अपने को ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करनी है। डीप में स्टडी केवल और केवल 11th और 12th के अंदर ही करनी है, क्योंकि ये जो मेजर यहाँ पर काम है वो 11th 12th का ही रहता है। जो आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर पढ़ोगे तो 11th और 12th को ही आप लोग पढ़ाओगे। तो ये आपका मेन डीप पोर्शन होना चाहिए। यूजी के अंदर आपने सीबीएच की बुकें देखी होगी, कॉलेज बुक हाउस की। किसकी देखी होगी, कॉलेज बुक हाउस की। उन बुक्स के अंदर जितने भी आपको थ्योरीज वगैरह दिए हुए हैं, प्लस उसके अंदर एग्जाम्पल है, प्लस इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एग्जाम्पल के अलावा जो पीछे बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ से आपको डिस्कस करना है। नंबर 1 आपका यहाँ पर होगा थ्योरी का पोर्शन। किसका पोर्शन होगा आपका, थ्योरी का पोर्शन होगा। किसका पोर्शन होगा आपका, थ्योरी का। यहाँ से आपको क्या डिस्कस करनी है, थ्योरी। एक तो पोर्शन हो गया अपना थ्योरी, थ्योरी पढ़नी है कि भाई, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पर्सन है वो थ्योरेटिकल पर्सन ही ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि बुक के अंदर जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, एग्जाम्पल, जितने भी बुक के अंदर एग्जाम्पल है उनको तो करना ही करना है। थ्योरी करनी है, एग्जाम्पल्स भी करने। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना। एक एग्जाम्पल अगर जिसे आपने छोड़ा है और वो एग्जाम में आ गया, और वही आपका फेल और पास होने का पथ भी निर्धारित कर सकता है, क्योंकि मात्र 1 नंबर से हम लोग चयन हो सकते हैं और मात्र 1 नंबर से अपना चयन रुक भी सकता है, सिलेक्शन अपना यहाँ पर रुक भी सकता है। इसके अलावा अगर हो सके तो पीछे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए बुक के पीछे जो लास्ट पेज होता है बुक में, वहां पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाला पोर्शन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जरूरी है। ये क्या है, जरूरी है भाई। इतनी चीज अगर आप लोग कर लोगे तो लास्ट के जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्पल बेस्ड ही बनते हैं। क्या बनते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको आप लोगों को ध्यान से स्टडी करना है। अगर एक भी चीज हम लोग अगर मिस करते हैं तो वहां से अपने मार्क में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है अपना पीजी लेवल। कौन सा लेवल आता है, पीजी। यूजी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, नेक्स्ट आता है अपना पीजी लेवल। तो पीजी लेवल में आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। पीजी लेवल में आपको थ्योरी ही डिस्कस करनी है, और यहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सन बनेंगे। कौन से पर्सन बनेंगे, थ्योरेटिकल पर्सन, प्लस यहाँ पर बनेंगे फॉर्मूला बेस्ड पर्सन या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या मिलेंगे आपको, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आप क्या मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इनमें ज्यादा आपको जो है ना, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है 11th और 12th पर, और उसमें अपने को पूरा डीप से स्टडी करना है। ज्यादा अपने को वहां से और कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा अपने को नीट और आईआईटीज के जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं, जैसे आपको 95 से लेकर 2022 तक आपको पेपर मिल जाएंगे, तो उन पेपर के बारे में डिस्कस करना। कब डिस्कस करोगे, जब आप लोग 11th और 12th की बुक्स को पढ़ लो उसके बाद में। हाँ, 11th 12th के अंदर बुक्स के अंदर थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ने। एग्जाम्पल के अलावा आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को अपने को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी थ्योरी का अगर बेस तैयार होगा तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर उस क्वेश्चंस को आप लोग अगर डिस्कस कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसमें परफेक्ट हो चुके हो। आप उसमें क्या हो चुके, परफेक्ट। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं छोड़ते हो तो आप उस चीज के अंदर क्या हो चुके हो, परफेक्ट हो चुके हो। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ये जो अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स से जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो, पुराना पैटर्न की बात करते हैं। कौन से पैटर्न की बात करते हैं, पुराने पैटर्न की या ओल्ड पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पुराना पैटर्न जो अपना रहता है उसमें यह था कि 11th 12th से कितने क्वेश्चन आने थे, 55 प्लस 55 क्वेश्चन कहां से आने थे, अपने कहां से आने थे, बीएससी यानी कि यूजी लेवल के, प्लस 10 क्वेश्चन आपके पीजी लेवल के बनते हैं, प्लस 30% है वो आपके साइकोलॉजी, आईसीटी और पेडागोजी से निकलते हैं।
पुराने पैटर्न के अनुसार ये आपको फिक्स मिलते थे कि 1 से लेकर 55% तक, 1 से लेकर 55 तक जो क्वेश्चन आते थे वो आपके आते थे 11th एंड 12th के। ये पुराना पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था? पुराना पैटर्न था। फिर आपके 56 से कितना 110 या 110 तक क्वेश्चन जो बनते थे वो आपके क्वेश्चन बनते थे अपने बीएससी लेवल के, और ये फिक्स थे कि भाई 1 से लेकर 55 तक पर्सन है वो 11th 12th के आएंगे। तो ज्यादा दिमाग भटकता नहीं था, ज्यादा दिमाग भटकता नहीं था, डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पर पहुंच जाते थे और क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें आसानी भी मिलती है। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके यूजी लेवल के बनते थे, कि कौन से लेवल के बनते थे, और इन क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 111 से 120 तक रहेगी, और ये क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके बनेंगे एमएससी से, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रहेंगे। और जो 30% थे वो आपके रहते हैं किसके ऊपर? आपके साइकोलॉजी पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? साइकोलॉजी प्लस आपकी पेडागोजी प्लस आपकी आईसीटी, इन पर रहते थे। ठीक है, अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा क्या कर दिया गया? चेंज। जो पुराना पैटर्न था वो अब नहीं है। जिन लोगों ने 2022 का आरपीएससी फिजिक्स का पेपर दिया है उन्हें तो भली भांति से ज्ञान होगा इस चीज का कि भाई अब जो पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न आपका इस पैटर्न पे नहीं आ रहा है। जो आपका पेपर है वो इस पैटर्न पर नहीं आ रहा। अब आपके जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे पहला पर्सन अगर 11th 12th से बनता है तो दूसरा पर्सन जरूरी नहीं 11th 12th का हो, वो एमएससी का भी हो सकता है, वो बीएससी का भी हो सकता है, और वो आईसीटी या साइकोलॉजी का भी हो सकता है। तो इन चीजों पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि ये एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के एक अच्छा मीडियम है। भाई एक पर्सन आपने 11th 12th का किया, नेक्स्ट आगे वाला पर्सन आपका एमएससी बेस का आ गया, तो आपका दिमाग है वो शार्प होना चाहिए। यहाँ पर अगर दिमाग शार्प नहीं होगा और क्वेश्चन को आप लोग समझने में असमर्थ रहोगे तो भैया वो आपके सिलेक्शन में एक बड़ी बाधा बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब जो हम लोग न्यू स्ट्रेटजी की बात करें, न्यू पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें? न्यू पैटर्न की। ये तो हो गया अपना पुराना पैटर्न। तो न्यू पैटर्न के अंदर देखो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो तो लगभग यही रहती है। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो यही रहती है कि 55 11th 12th, 55 बीएससी, 10 क्वेश्चन अपने एमएससी के और 30 क्वेश्चन अपने साइकोलॉजी पेडागोजी और आईसीटी के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है कि भाई पुराने सिलेबस में अपने को क्वेश्चंस की संख्या फिक्स थी कि 1 से 55, 55 से 110, 110 से 120 और फिर 121 से 150 तक, 121 से 150 तक 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी पेडागोजी आईसीटी से अपना डिस्कस किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो न्यू पैटर्न है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है। उसमें आएंगे मिक्स क्वेश्चन। उसमें क्या आएंगे? मिक्स क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है वो मिक्स रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पहले से लेकर 55 तक पर्सन है वो 11th 12th का, उसमें मिक्सअप हो चुका है। उसमें 11th 12th बीएससी एमएससी साइकोलॉजी पेडागोजी आईसीटी कोई भी क्वेश्चन मिक्सअप होके आ सकता है। पहला पर्सन फिजिक्स का आ सकता है, दूसरा पर्सन साइकोलॉजी का आ सकता है, तीसरा पर्सन आईसीटी का आ सकता है, चौथा पर्सन बीएससी का आ सकता है, पांचवा पर्सन आपका फिर आईसीटी या पेडागोजी का बना दिया, फिर छठा पर्सन आपका एमएससी बेस। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। तो ये जो एग्जाम पैटर्न जो बनाया गया है ये इससे केवल वही छात्र या वही जो हम लोग बोलते हैं ना वही साथी इसको क्लियर कर पाएगा जिसका दिमाग शार्प रहेगा, और वो तभी होगा जब आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम की स्ट्रेटजी भी नहीं समझ पाओगे बिना प्रैक्टिस के। तो ये रहता है अपना बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न कि आरपीएससी इस बार जो अपना आरपीएससी है वो एग्जाम पैटर्न किस आधार पर रहेगा? वो इस प्रकार से रहेगा। पुराने जमाने के अंदर ये क्वेश्चंस की संख्या फिक्स होती थी, अब ये क्वेश्चंस की संख्या फिक्स नहीं है। कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है और वो केवल और केवल दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से कि आप ठंडे दिमाग से कैसे इन चीजों को सोच सकते हो और कैसे आप लोग डायरेक्ट 11th 12th से पीजी लेवल पर आप लोग कैसे अफोर्ड कर पाते हो, या आप लोग साइकोलॉजी लेवल में कैसे घुसकर उसको सही कर सकते हो। तो ये चीज अपनी यहाँ पर रहती है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपने को न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी। हाँ, लगभग 55-56% 11th 12th क्या नहीं, ये फिक्स है, लेकिन उनकी संख्या फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? उनकी संख्या फिक्स नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आते हैं कि अब अपने को एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। भाई तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ चुनिंदा लोगों का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो डिपेंड करता है उनकी एग्जाम स्ट्रेटजी से। किससे डिपेंड करता है? वो उसकी एग्जाम स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि भाई वो अपनी एग्जाम के लिए कितना सजग है, वो एग्जाम के लिए अपना कितना महत्वपूर्ण समय दे रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, जो बंदा लगातार 12-13 घंटा पढ़ रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा,
और जो बंदा मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? तो टाइम ज्यादा किसने दिया? 11-12 वाला ने। 11-12 घंटे जिसने पढ़ा उसने टाइम ज्यादा दिया। टाइम कम किसने दिया? जो 4 से 5 घंटे दिया उसने टाइम कम दिया। उसके अलावा सिलेक्शन किसका हुआ? जिसकी स्ट्रेटजी सही थी उसका सिलेक्शन हुआ, और जिसने काम को अपने क्या है कि पुराने तरीके से हिसाब से किया तो वो यहाँ पर चूक जाएगा, इससे वो क्या हो जाएगा? चूक जाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या रखनी है? तो ज्यादा से ज्यादा अपने को हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपने मेन सिलेबस की, भाई सेकंड पेपर के अंदर जो मेन सिलेबस है उसकी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। तो नियमित रूप से आपको 5 से 6 घंटे तो कम से कम स्टडी करनी है। कम से कम क्या करनी? स्टडी। 5 से 6 घंटे स्टडी प्लस इसमें आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज। स्टडी प्लस एक्सरसाइज। स्टडी प्लस क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज। ये आपको करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करते हो तो भाई आपका टाइम है वो अब की बार भी नहीं बदलेगा। जिस प्रकार 2022 के पैटर्न ने सभी को चौंका दिया था, तो उस प्रकार आप भी चौंक सकते हो। इसके अलावा 5 से 6 घंटे स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी है वो टेक्निक के बेस पर करना है, अपने को टेक्निकली करनी है। कैसे करनी है? टेक्निकली। अब टेक्निकली का गुरुजी मतलब क्या है? यहाँ पर जो टेक्निकली शब्द आपने जोड़ा है स्टडी और एक्सरसाइज में, वो क्या है? तो रटन विद्या है वो पुरानी हो चुकी है। जो रटन विद्या है, जो क्रैमिंग पावर आप लोग जिसे बोलते हो, वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको टेक्निकली नॉलेज ज्यादा होना चाहिए कि प्रॉब्लम को किस बेस पर हम लोग सोल्व करें तो वो कम से कम समय में अपने कंप्लीट हो जाए। तो वो टाइम को आपको रिड्यूस करना है। प्रॉब्लम में टाइम को, जो टेक्निकली मेथड मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको टाइम रिड्यूस करना है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप लोग सोल्व करो तो उसमें टाइम रिड्यूस हो, यानी कि टाइम है वो कम से कम लगे। इस प्रकार से इस स्टडी को आप लोगों को करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग है वो इस एग्जाम को फाइट, क्योंकि एग्जाम के अंदर 3 घंटे फिक्स होते हैं, एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं होता है। हाँ, अब स्ट्रेटजी क्या रहती है एग्जाम की? भाई मेन स्ट्रेटजी क्या रहती है कि बच्चे क्या करते हैं कि पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा प्रश्न कर लिया, अब तीसरा प्रश्न उनको नहीं आया। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन उनको नहीं आया, अब नहीं आया तो उसके बारे में वो सोचने लग जाएंगे भाई ये कैसे होगा, इसके पीछे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें या क्या थ्योरी अप्लाई करें तब ये क्वेश्चन होगा। तो उस प्रकार से आपको अच्छा है कि पहला दूसरा प्रश्न किया, तीसरे को एक बार ड्रॉप कर दिया, तीसरे को एक बार क्या कर दिया? ड्रॉप। और क्वेश्चन वही करने जिनके ऊपर आपको 100% विश्वास हो। तुक्का वाला काम यहाँ नहीं चलता, क्योंकि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप लोगों ने 1% सही किया, 3 प्रश्न गलत हो गए तो आप 0 हो। अभी अभी आप क्या हो? 0 हो। आप लोग 0 पर ही रहोगे। ठीक है, तो जो प्रश्न आपको नहीं आया, जिसमें आप लोग 100% श्योर नहीं हो, उस प्रश्न को एक बार छोड़ दीजिए। अब अपने को क्या यहां से मोटा मोटी बात क्या समझ में आई? मोटा मोटी बात अपने को यह समझ में आई कि क्वेश्चन 100% वाले हैं, वो ही पहली बार में आपको डिस्कस करने हैं। क्या पता आगे कोई नया क्वेश्चन है, उसके बेस पर ये पुराना वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाए। आगे बात समझ में क्या कहना चाहता हूं कि भाई नया, जब हम लोग नए नए क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको सोल्व करने की कोशिश करें। जब उनको सोल्व करेंगे तो नए आगे वाले क्वेश्चन से पीछे वाले क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर हो जाए। तो जो क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट बनता है उन क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना है, उनके ऊपर तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि एक तुक्का आपका सिलेक्शन है वो खत्म कर सकता है। एक तुक्का आपका सिलेक्शन, क्योंकि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी रखना है। स्टडी करनी है 1 से 2 घंटे करो, बाकी जो टाइम है वो प्रैक्टिस या एक्सरसाइज में बिताओ। प्रैक्टिस या एक्सरसाइज में बिताओ। एक्सरसाइज में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा आपका स्टडी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो कोशिश करना कि आप बिना किसी बुक में उसके सॉल्यूशन को देख के आप लोग उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो ये रहनी चाहिए अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी नहीं लेते हैं तो हो सकता है इस स्ट्रेटजी की वजह से हमें बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि 2018-20 में आप लोगों ने वेट किया, उसके बाद में 2022 में भर्ती आई, अब आगे अब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आगे के 3 साल और बर्बाद हो जाएंगे। तो उन सभी चीजों के लिए एग्जाम स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले दिन ही आप टाइम टेबल सेट करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो कि 1 से 2 घंटे मेरे को ये बुक पढ़नी है और इस बुक में इतनी थ्योरी पढ़नी है। फिर वो थ्योरी जैसे आपको तैयार हो जाती है तो उस थ्योरी पर बेस्ट 11th-12th के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स हो गए। उसके अलावा नीट और IRTs के क्वेश्चन है वो भी आप लोग सोल्व करके देखो। ठीक है, अगर आपसे बन पा रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब आपने उचित दिशा में स्टडी की है। अगर आप लोगों से वो नहीं बन पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने थोड़ा मोटा गड़बड़ किया है।
ठीक है। और जैसे ही आपको गड़बड़ करोगे वो आपको एक्सरसाइज में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ की थी। इज दैट क्लियर? शायद ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी आसानी से। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है लाइव कोर्स के बारे में कि हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जब तक आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तो अपने पास इसका रिकॉर्डेड बैच रहेगा। कौन सा बैच रहेगा? रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ठीक है। अब रिकॉर्डेड बैच में आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा बैच परचेज करना चाहते हो। इसमें आपके पास आपको क्या मिलेगा? आपको 3 टाइप के रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, जिसमें एक तो हो जाएगा जीके का बैच कि अगर आपको जीके पढ़ना है तो अगर केवल जीके पढ़ना, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर चुके हो, तो यहाँ पर ज्यादातर अगर कोई फर्स्ट पीरियड में बच्चे वंचित रहते हैं तो वो जीके की वजह से रहते हैं। तो एक तो आपका स्पेशल जीके का बैच रहेगा, ठीक है। एक आपका स्पेशल सब्जेक्ट का बैच रहेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो उस सब्जेक्ट का। और तीसरा बैच है वो आपका रहेगा कॉम्बो। क्या रहेगा? कॉम्बो। मतलब इसमें आपका फर्स्ट पेपर भी क्लियर होगा और सेकंड पेपर भी आपका क्लियर होगा। फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स तो लगभग सभी की जो एमएससी बेस पर पढ़ चुके हैं उनकी लगभग सेम से ही मिलते हैं, और जिनकी सेम नहीं है तो वो एक्सरसाइज करके सेम लेवल पर आ भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पर रहता है तो वो मेन रहता है जीके की वजह से कि भाई मेरा जीके का पेपर बहुत खराब हुआ है। अब तो पैटर्न भी ऐसा कर दिया गया है कि 40% आनी चाहिए। अगर पास होना है इसमें तो 40% आने चाहिए। 75 के 40% यानी कि लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके लगभग 40% के आसपास 75 में से सही होने चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है वो आपका 15% का रहता है। उसके अलावा जो अपनी साइंस रहती है, बेसिकली जो जनरल साइंस होती है उसके 10% आते हैं, हिंदी अंग्रेजी के 5% आते हैं। उसके अलावा जियोग्राफी के 5 आते हैं, पॉलिटी के 5 आते हैं, मैनेजमेंट के भी 10 एक क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी भी आपको साथ में तैयार करनी है। स्ट्रेटेजी एक नहीं है, स्ट्रेटेजी यहाँ पर 2 बनानी पड़ेगी, एक जीके के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप लोग एक साथ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर हम एक कॉम्बो बैच भी स्टार्ट कर रखे हैं। तो कॉम्बो बैच से आप लोग इस चीज की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग आगे थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये तो अपना रहता है रिकॉर्डेड बैच। कौन सा बैच रहता है? रिकॉर्डेड बैच। बाद में जब आरपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि भाई एग्जाम डेट ये है या अपने फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम लोग इसका लाइव बैच भी स्टार्ट कर देंगे। कौन सा बैच स्टार्ट कर देंगे? लाइव, जिसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, आपका एक्सरसाइज पोर्शन सारे के सारे तैयार किए जाएंगे, प्लस आपका एग्जाम पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज भी रखी जाती है। एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपकी क्या रखी जाती है? टेस्ट सीरीज भी रखी जाती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन है वो आपके प्योर फिजिक्स के होते हैं, और अब बाकी से 30% वो आपके पेडागोजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उससे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जीके वाला पोर्शन है वो आपको जीके के पैटर्न से आपको पढ़ने पर मिल जाता है। तो ये हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये सारे के सारे कोर्स है वो आपको धुरीना ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसे आप लोग गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, या इसके अलावा जो वीडियो है इसके नीचे एक बार कोड चल रहा है, उस बार कोड पर नंबर लिखे हो, उन नंबर से आप लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स परचेज करके आप लोग एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहां तक अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी रहती है, और एग्जाम स्ट्रेटेजी को आप लोग पालना करते हुए अगर पढ़ोगे तो आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का जो ड्रीम है वो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी के ऊपर आपको वापस ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी आपको अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जब हम लोग लाइव कभी मिलेंगे तब हम लोग बातें करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, और आप सभी को लाइव जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।